सोचिए, 1940s के दशक का एक स्वतंत्रता सेनानी और उसे एक फ्यूचरिस्टिक साइबरपंक दुनिया में एक हीरो की तरह दोबारा जिंदा किया जा रहा है। सुनने में ये कहानी थोड़ी अजीब लग सकती है ना, पर सच में ऐसा ही हो रहा है। हाँ, 2026 में DQN नाम की एक नई एनिमे सीरीज आ रही है। और जानते हैं इसके हीरो कौन है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मतलब एक ऐतिहासिक हस्ती का पॉप कल्चर में ऐसा कमबैक जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। एनिमे के ट्रेलर में ये जो डायलॉग है, ये असल में उनकी उस क्रांतिकारी भावना को दिखाता है जिसके लिए नेताजी को जाना जाता था। पर सवाल ये उठता है कि उनकी विरासत में आखिर ऐसा क्या है जो आज भी इतना पावरफुल है। तो चलिए समझते हैं, आखिर कौन थे सुभाष चंद्र बोस। उनकी कहानी में ऐसा क्या था जो आज उनकी मृत्यु के करीब करीब 80 साल बाद भी उन्हें एक फ्यूचरिस्टिक साइबरपंक हीरो के तौर पर देखने के लिए इंस्पायर कर रहा है। इसका जवाब उनके उस जीवन में छिपा है जो पूरी तरह से डिफायंस यानी विद्रोह और अवज्ञा से भरा था। बॉस का पूरा सफर डिफायंस का सफर था। उन्होंने उसी सिस्टम को ठुकरा दिया जिसका हिस्सा बनने के लिए उन्हें तैयार किया जा रहा था। ये अवज्ञा तो जैसे उनके खून में ही थी। जरा सोचिए, उस दौर की सबसे बड़ी, सबसे प्रतिष्ठित नौकरी, इंडियन सिविल सर्विस, उसे पास करना और फिर उसे ठुकरा देना। ये सिर्फ एक इस्तीफा नहीं था, ये तो ब्रिटिश राज के मुंह पर एक तमाचा था। ये एक ऐलान था कि भारत की आज़ादी की लड़ाई में अब एक नई विद्रोही आवाज शामिल हो चुकी है। और यहीं से भारत के स्वतंत्रता संग्राम का वो सबसे बड़ा वैचारिक टकराव सामने आता है। एक तरफ थे महात्मा गांधी जो अहिंसा और संवैधानिक सुधारों में यकीन रखते थे, और दूसरी तरफ थे बोस जिनका साफ मानना था कि आज़ादी मांगी नहीं जाती बल्कि ताकत और ज़रूरत पड़े तो विदेशी गठबंधनों से छीनी जाती है। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में भी उनका सफ़र तूफानी रहा। देखिए, वो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन गांधी जी के साथ उनके मतभेद इतने बढ़ गए कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। और ये टकराव एक बहुत ही ड्रामेटिक मोड़ पर खत्म हुआ जब 1941 में वो भेष बदलकर अपनी ही नज़रबंदी से भाग निकले और भारत को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। अब भारत से भागकर यूरोप पहुंचने के बाद बोस का इरादा और भी बड़ा हो गया। अब वो सिर्फ एक पार्टी के नेता नहीं थे, अब वो एक राष्ट्र का नेतृत्व करना चाहते थे, भले ही वो राष्ट्र अभी कागज पर आज़ाद न हुआ हो। और उन्होंने ये कर दिखाया। अक्टूबर 1943 में बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। सोचिए, अपनी सेना, अपना सिविल कोड और यहाँ तक कि अपना बैंक भी। वो सिर्फ एक आर्मी नहीं बना रहे थे, वो एक पूरे संप्रभु देश का ढांचा खड़ा कर रहे थे, ये साबित करने के लिए कि भारत आज़ादी के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए पैसों की भी ज़रूरत थी, तो उन्होंने ज़बरदस्त फाइनेंशियल पावर इकट्ठी की, खास तौर पर विदेशों में बसे भारतीयों से। रंगून में आज़ाद हिंद बैंक की स्थापना हुई और उस बैंक ने आज़ादी की लड़ाई के लिए करीब 21.5 करोड़ रुपए जमा किए, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम थी। और ये सपोर्ट हर तरफ से आया। अब्दुल हबीब यूसुफ मारफानी जैसे अमीर व्यापारियों ने अपनी पूरी की पूरी संपत्ति दान कर दी, तो वहीं इकबाल सिंह नरूला जैसे समर्थकों ने नेताजी को उनके वजन के बराबर चांदी में तौल दिया। इससे पता चलता है कि लोगों को उनके मिशन पर कितना गहरा यकीन था। तो देखिए, बोस ने एक तरह से एक पैरेलल गवर्नमेंट ही खड़ी कर दी थी। अपनी सेना INA, एशिया की पहली ऑल विमेन रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट, और अपना खुद का बैंक भी। ये एक जबरदस्त विजन था। लेकिन इस विजन को हकीकत बनाने के लिए उन्होंने जो गठबंधन किए वो आज भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हैं। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए बोस ने एक ऐसा फैसला लिया जो प्रैक्टिकल तो था, लेकिन नैतिक तौर पर बहुत पेचीदा था। उन्होंने एक्सिस पावर्स के साथ गठबंधन किया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बोस ने भारत से ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकने के लिए नाजी जर्मनी और इंपीरियल जापान के साथ मिलकर काम किया। ये दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वाले सिद्धांत पर आधारित था, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी नैतिक कीमत भी चुकानी पड़ी। उनके कुछ वैचारिक झुकाव भी परेशान करने वाले थे। उन्होंने इटली और जर्मनी के अथॉरिटेरियन तरीकों की तारीफ की। उनका मानना था कि आज़ाद भारत को दशकों तक एक समाजवादी अथॉरिटेरियन स्टेट की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ तक कि उन्होंने नेशनल सोशलिज्म और कम्युनिज्म के बीच एक सिंथेसिस की भी वकालत की।
और अपने सहयोगियों की सबसे बड़ी ज्यादतियों पर वो चुप रहे। यही वजह है कि उनकी विरासत इतनी कॉम्प्लेक्स है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद 1944 में इम्फाल कोहिमा की लड़ाई में जापानियों के साथ मिलकर लड़ा गया आईएनए का मिलिट्री कैंपेन नाकाम रहा। इस हार ने ताकत के दम पर भारत को आज़ाद कराने के उनके सपने को तोड़ दिया और यहीं से शुरू हुई उनकी आखिरी रहस्यमयी यात्रा। और ये हमें उनकी कहानी के आखिरी हिस्से पर ले आता है, एक ऐसा रहस्य जिसने दशकों से उनकी लेजेंड को जिंदा रखा है। ऑफिशियल कहानी ये है कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक प्लेन क्रैश के बाद 3rd डिग्री बर्न्स की वजह से सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। ज्यादातर लोगों के लिए कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन लगातार उठते सवालों और अलग-अलग रिपोर्ट्स ने इसे एक कभी न सुलझने वाली पहेली बना दिया। लेकिन सवाल वही है, क्या यही पूरी कहानी है? और ये सवाल सिर्फ अफवाहें नहीं हैं। भारत सरकार ने इस पर बाकायदा जांच आयोग बिठाए, पर उनके नतीजे इतने अलग-अलग आए कि रहस्य सुलझने की जगह और भी ज्यादा उलझ गया। जैसे खोसला कमीशन ने कहा कि प्लेन क्रैश में ही उनकी मौत हुई थी, लेकिन बाद में मुखर्जी कमीशन ने ये नतीजा निकाला कि ताइवान में बोस की मौत का कोई पक्का सबूत है ही नहीं। इस तरह के ऑफिशियल डिसएग्रीमेंट ने इस रहस्य को और भी गहरा दिया और उनकी जीवन का आखिरी चैप्टर अटकलों के लिए हमेशा के लिए खुला रह गया। आज भी टोक्यो के रेंको-जी मंदिर में एक कलश रखा है। कहा जाता है कि उसमें नेताजी की राख है। पीढ़ियों से वहां के पुजारी उसकी हिफाजत कर रहे हैं, जबकि उनका परिवार आज भी क्लोजर के लिए डीएनए टेस्ट की मांग कर रहा है। एक पूरे देश का सवाल टोक्यो के एक शांत मंदिर में रखा है। ये उनकी अधूरी कहानी का सबसे बड़ा सिंबल है। और यही सब कुछ, मतलब उनका वो विद्रोही अंदाज, उनका बड़ा जियोपॉलिटिकल विजन, उनके कंट्रोवर्शियल फैसले और उनकी मौत का अनसुलझा रहस्य, ये सब मिलकर उन्हें एक बहुत पावरफुल सिंबल बनाता है। एक ऐसा सिंबल जिस पर आज भी बहस होती है, जिसका सम्मान होता है और अब जिसे फिर से इमेजिन किया जा रहा है। और ये बात हमें वापस वहीं ले आती है जहां से हमने शुरू किया था, उस एनिमे पर। तो सवाल ये है कि किसी इतने कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल फिगर को एक पॉप कल्चर हीरो की तरह दिखाना, क्या ये उनकी विरासत का सम्मान है या उसे ओवर सिंप्लीफाई करना है? शायद इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। बोस की कहानी, जिसमें विद्रोह है, विवाद है और रहस्य है, वो हमें आज भी इसलिए खींचती है क्योंकि वो याद दिलाती है कि इतिहास कभी भी सीधा साधा नहीं होता। और इस सवाल का जवाब खुद नेताजी की तरह ही एक दिलचस्प और हमेशा खुली रहने वाली बहस है।